ठीक है, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? आई होप तो आप सब लोग जो बहुत अच्छे रहेंगे, अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो लेक्चरर का एग्जाम है कॉमर्स का स्कूल कैडर के लिए, तो वो एग्जाम जो है वो 13 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो आपका पेपर जो है 13 सितंबर को होने वाला है। ओके, और इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने जो है वो कल ही बोले तो 13 अगस्त को जो है एक बैच लॉन्च किया था, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आपको एमसीक्यू सीरीज जो प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको मैंने बोला था कि हम लोग जो इसके अंदर 20 मॉक टेस्ट है वो कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है उसका जो पीडीएफ था, अनसोल्ड पीडीएफ, वो मैंने सुबह ही जो है वो ऐप के ऊपर डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो क्या करने वाले हैं, वो जो पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड किया था, बेसिकली जो फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको मैंने दिया था, उसका सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ओके, फिर ये जो वीडियो है प्लस इसका जो सोल्ड पीडीएफ है वो मैं ऐप के ऊपर जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक बैठे हैं। ओके जी, तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। जो आपका स्कूल कैडर का पेपर होना ना, तो उसमें 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। ओके, और मैंने भी आपको 150 क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट मॉक जो प्रोवाइड किया था। तो आपको मैंने बोला भी था कि दो चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, एक तो 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और साथ में 2850 कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बोले थे हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हो गया, स्टैट्स का हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो गया, इसके अलावा मार्केटिंग का टॉपिक हो गया, मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक हो गया। तो इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो भी हमने ऐप के ऊपर जो है डलवा दिए। तो आप उनको जरूर करके जाना, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आपको जो है मिलने वाली है। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने आपको डाला था जो फर्स्ट मॉक टेस्ट का, तो इसमें टोटल मिला के आपको मैंने 150 एमसीक्यूज जो है प्रोवाइड करवाए थे। ओके, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने इसको कवर किया होगा, मतलब पूरे के पूरे आपने इसको सोल्व कर लिया। और अब आइए आप इसको मैच कीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया था वो था आइडेंटिफाई द मेथड। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहां पे आपको 4 तरह के मेथड दे रखे हैं, किससे रिलेटेड, जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड, विच इन्वॉल्व, जिसमें मेंटल रिक्वायरमेंट, स्किल, फिजिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा इज एज ए क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर ये सब चीजों की जरूरत होती है? तो वो है आपका पॉइंट रेटिंग मेथड, नहीं। फैक्टर कंपैरिजन, यस। इन्हीं फैक्टर के बेस पर हम लोग जो क्या करते हैं, दो एम्प्लॉयज के या दो पर्सन के बीच में जो कंपैरिजन करके उनका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना, चलो सेकंड, विच इन्वेंटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम जो है जिसमें फोकस किया जाता है किस पे, राइट मटेरियल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जो है पहुंच जाएगा राइट अमाउंट के अंदर, तो वो था आपका जीआईटी। जीआईटी बोले तो आपका जस्ट इन टाइम एनालिसिस। तो बेसिकली जब हम स्टॉक या इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग जो इसको यूज करते हैं जीआईटी सिस्टम को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सी, एक तो नॉन करंट है मतलब फिक्स नेचर का, ठीक है, और इंटेंजिबल है। सबसे पहला व्हीकल, व्हीकल क्या है आपका, टेंजिबल है, क्या आप उसको टच सीन कर सकते हो? यस, तो ये तो पार्ट नहीं है। ऑफिस फर्नीचर, क्या आप उसको टच कर सकते हो? यस, ये भी इंटेंजिबल नहीं, टेंजिबल है। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 4, बोले तो फोर्थ ऑप्शन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले क्या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल होता है। कैन रेज अनलिमिटेड कैपिटल, की क्या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या वो कितनी भी कैपिटल रेज कर सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो पार्टनर्स है ना वही जो अपनी कैपिटल लेके आएंगे उतने आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पब्लिक से कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। अच्छा, हर क्वेश्चन की मैंने एक्सप्लेनेशन साथ के साथ में लगाई है, आप उसको जरूर पढ़ना, वहां से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ देखो, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज अनलिमिटेड कैपिटल, इट्स कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी इज जनरली लिमिटेड होती है बाय द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये एक तरीके की अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंडिचर्स को एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो करेक्ट ऑप्शन, तो वो होता है आपका क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट को क्या करना, कैलकुलेट करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो ये क्या बोला था, ये एक तरीके की अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं खर्चा, जो भी खर्चा किया गया एज वेल जो भी टोटल कॉस्ट आई है ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो यहां पे बेसिकली हम पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज द एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विस, इनमें से बताना है कि कौन सा एग्जांपल है किसका, क्लाउड सर्विस का। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये भी पार्ट है किसका, क्लाउड सर्विस का। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, ये भी आपका क्लाउड का पार्ट है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये भी आपका क्लाउड का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, बोले तो सेकंड। तो ये ध्यान रखना, यहां पे एक्सप्रेशन में डाला हुआ है ऑल 3 आर द मेजर क्लाउड सर्विस मॉडल। ठीक है ना,
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे जो IaaS है तो ये आपको प्रोवाइड करता है वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। पास की बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस तो ये आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट किसके लिए, फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन। सास की बात करें तो ये बेसिकली है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो ये प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। चलो आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी। इनमें से कौन सा आइडिया नहीं है किसका, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। ओके, अब सबसे पहला बोलता है स्मार्ट बिल्डिंग यूज सेंसर टू डिटेक्ट ट्रिमर्स। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है कि स्मार्ट जो बिल्डिंग्स होती है, ओके, बेसिकली स्मार्ट सिटी क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आईटी का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, तो स्मार्ट बिल्डिंग के अंदर हम सेंसर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, अगर कोई ट्रिमर आ गया, ठीक है, कोई भूकंप अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। यस। दूसरा, स्मार्ट सिटी मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। ये बात भी एकदम करेक्ट है, स्मार्ट सिटी के अंदर हम इनका यूज करते हैं। यस। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इन द स्मार्ट सिटी में सर, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बल्कि सिंपल हो जाएगा स्मार्ट सिटी में। तो ये आपका जो है वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है नहीं है। तो आंसर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स इन द स्मार्ट सिटी, नो। अब ये समझ लो पहले स्मार्ट सिटी के द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी वो क्या होता है, टू यूज करना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, सेंसर्स को एंड डेटा को टू मेक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस मोर एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव एंड मैनेजेबल। तो ये ध्यान रखना। Next question. Dash is a process of discussion and negotiation between two party, one or both of whom is a group of person acting in concert. तो ये क्या होता है, कंसल्टेशन नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग यस। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक प्रोसेस है, ध्यान रखना, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन एंड नेगोशिएशन होता है दो पार्टी के बीच में, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, ठीक है ना, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन। और जो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होता है ये क्या होता है, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो डिस्कशन है वो इन रिगार्डिंग होता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एनालिसिस के सिग्निफिकेंस के रिस्पेक्ट में। मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंस। ओके, सबसे पहला, इट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों, फाइनेंशियल एनालिसिस जब भी होता है वो कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हिस्टोरिकल बेसिस पे बनाई जाती है। ओके, तो क्या आप उसमें जो चेंज इन प्राइस लेवल है, बेसिकली जो इन्फ्लेशन है, क्या उसके इंपैक्ट को आप लेके आते हो, नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ध्यान रखना, बता रखा है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस डज नॉट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लार्जली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग फिगर। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी में वाइंड अप वॉलंटरी अंडर, एक कंपनी जो है, कंपनी का वाइंड अप जो है अब आईबीसी के अकॉर्डिंग होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग। तो आईबीसी का सेक्शन नंबर जो है वो 59 जो है वो डील करते हैं किसको, वॉलंटरी वाइंड अप को। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट। तो यहां बता रखा है सेक्शन 59 जो है ऑफ द आईबीसी बोलते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, पहले वॉलंटरी जो डिसोल्यूशंस है, ओके, या वॉलंटरी जो वाइंड अप है, इसको डील करता था आपका कंपनी एक्ट, ठीक है ना। लेकिन अब उसके लिए अलग से एक एक्ट हमने पारित करके जिसका नाम क्या है, आईबीसी। और आईबीसी का कौन सा सेक्शन नंबर 59 जो है आईबीसी का, ये डील करता है स्पेशली विद द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्संस। आगे, विच शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर, अगर मान लो कोई पार्टनर स्लीपिंग है, ठीक है, और जिसने लेकिन जो है 100% में से 75% अकेले ने पैसा कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसको बताइए कि कितना शेयर मिलेगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो रेशियो जो रहेगा आपका, जो पीएसआर रहेगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो, वो क्या रहेगा, 1:1, ठीक है ना। तो अगर मान लो एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तो कोई भी पार्टनर हो, सबको जो है वो इक्वल जो है वो रेशियो मिलेगा। तो शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड बाय द जॉब कॉस्टिंग। इनमें से कौन सा बेनिफिट जो है जॉब कॉस्टिंग के माध्यम से ऑफर नहीं किया जाता। सबसे पहला, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम हर कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है उसकी नीड के हिसाब से बनाते हैं। तो एक बात बताइएगा, जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है क्या वो यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसा होता है, नहीं। जॉब कॉस्टिंग में हर जॉब का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, हर जॉब का जो फिनिश गुड्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, सबकी नीड के हिसाब से होगा। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। एक जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, हर मतलब डिफरेंट पर्संस के लिए जो है वो क्या करना, काम करना। तो डिफरेंट पर्सन अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से सामान को बनवाते हैं, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कभी यूनिफॉर्म नेचर का नहीं होगा। चलो जी आगे, ए डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क होता है ज्योग्राफिकली डिस्पर्स एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक
बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जो क्या है ज्योग्राफिकली डिस्पर्स है, अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं एंड हेट्रोजीनियस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो ध्यान रखना, ग्रिड कंप्यूटिंग एक नेटवर्क है ऑफ द ज्योग्राफिकली डिस्पर्स एंड ऑफन हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का जो वर्क करता है एक साथ टू परफॉर्म लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क के लिए। आगे, दिस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड विद द रिलेशनशिप विद इन एन एंटरप्राइज। उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पर्सोनल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना, इसके वैसे आंसर दोनों ही है, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं और इसको पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो मोर रेलिवेंट आंसर है वो क्या है आपका, पर्सोनल मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनली जो है वर्ड जो यूज किया जाता था वो था आपका पर्सोनल मैनेजमेट, और मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बात दोनों एक ही है। तो क्या लिख रखा है, देखो इनमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है, डैश मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द पीपल, जिसका लेना देना किससे, पीपल एट वर्क एंड विद देयर रिलेशनशिप विद इन एन एंटरप्राइज। तो ये इसका आंसर जो बनेगा वो क्या, वैसे तो दोनों ही आंसर है, सेकंड एंड फोर्थ दोनों, बट एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ लिखा है क्या, देखो दिस द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इट इज क्लासिकल डेफिनेशन है किसका, पर्सोनल मैनेजमेंट का, ठीक है, जिनमें इन सबके रिलेटिंग बात की जाती है। आप ध्यान से सुनना, ऑल्दो हालांकि HRM एक ब्रॉडर एंड मोर मॉडर्न अप्रोच है टू मैनेजिंग एम्प्लॉइज, द वर्डिंग लेकिन जो इस क्वेश्चन में यूज की गई है वो ज्यादा रेलिवेंट किसके लिए, पर्सोनल मैनेजमेंट के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल एक ग्रोसरी शॉप जो रन करता है इन लोकल मार्केट में, उसने कुछ गुड्स परचेज करी फॉर द होलसेल मार्केट के लिए एंड उसको बेचा कहां, कस्टमर को एज पर द रिक्वायरमेंट के बेस पर, बाय डूइंग सो, और ऐसा करके मतलब उसने होलसेल में सामान परचेज किया और कस्टमर को बेच दिया, ऐसा करके उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। तो बताओ गोपाल यहां पे किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। तो गोपाल अकेला है ना, तो क्या वो कंपनी चला रहा है, नहीं, तो वो क्या है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट का क्राइटेरिया नहीं है। देखो करंट एसेट के क्राइटेरिया के लिए जो है वो अपना शेड्यूल नंबर 3 जो है ना, ठीक है, कंपनी का शेड्यूल 3 उसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यस, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, यस, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3rd, ये इसका क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड, पहले चल अपना जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड में प्रीवेल करता था, ओके, तो वो उसमें क्या था कि हर देश की करेंसी को हम लोग जो वो गोल्ड के माध्यम से जो है मतलब वो गोल्ड पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होती थी, ठीक है ना, हर देश की करेंसी को हम आपस में अगर इक्वेट करते थे वो करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड, तो उसको बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड वाज द फाउंडेशन है, फाउंडेशन था किसका, ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि करेंसी जो थी ना उस टाइम पे जो कंट्री की वाज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ये बात बोली थी, द फंड आर रियली ए बैंक एंड ए बैंक ए फंड। तो ये बात बोली थी जेएम केन्स ने, बस ये तो याद करके जाना, किसने बोला था, जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स ने। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम ऑफ द करंट एसेट एंड अरेंज करो उसको इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जो सबसे लिक्विड है उसको सबसे पहले, तो सबसे लिक्विड क्या होता है, जो आपके हाथ में कैश है, कैश इन हैंड। सेकंड, उसे थोड़ा कम लिक्विड क्या, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है, कैश एट बैंक। उससे थोड़ा और कम लिक्विड क्या है, जो आपने लोगों से पैसा लेना है, दैट इज अ डेटर, बोलो तो 4। और उससे भी कम लिक्विड जो है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1st 2 3 4 1। ये आपका क्रोनोलॉजिकल एक जो है वो ऑर्डर के अंदर हमने इसको सेट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन। कौन कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, यस, कंसिस्टेंसी, यस, एक्रूवल, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, तीनों की तीनों आपकी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशंस है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैपिटल रिजर्व। इनमें से कैपिटल रिजर्व के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। सबसे पहला, इट कैन बी यूज्ड टू इश्यू बोनस शेयर, क्या इसको यूज कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये कैपिटल प्रॉफिट में से बनती है, यस। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उस कैपिटल प्रॉफिट का जो पोर्शन आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल रिजर्व, ये भी सही है। इट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिजर्व हम यूज करते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, फ्री रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व जो फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है फॉर द आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहला, रिस्पांसिबिलिटी शुड बी क्लियर एंड मैच विद अथॉरिटी। रिस्पांसिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए और मैच हो अथॉरिटी से, ये बात एकदम करेक्ट है। कॉर्पोरेट प्लान स्पेल आउट द फर्म विजन, जो कॉर्पोरेट प्लान है वो फर्म के विजन को स्पेल आउट करते हो, मतलब दर्शाते हो, ये बात भी सही है। पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए एट द टॉप विदाउट एनी डेलीगेशन, नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करना
करना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव जो है सेंट्रलाइजेशन का यूज करना चाहिए, जिसमें आप जो मेन डिसीजन अपने पास रखे, बाकी सब जो लोगों के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये थर्ड जो है ये सही नहीं बैठता। नेक्स्ट, स्टेट विच स्टेटमेंट इज अनट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला, आरबीआई क्लेरिफाई करता है दैट यूनिट बिकमिंग सिक ऑन अकाउंट ऑफ विलफुल मिसमैनेजमेंट। नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है, ये अनट्रू है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन देखो बता रखा है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है, अधूरी है। दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर अनट्रू, ठीक है। आरबीआई की गाइडलाइंस एक्चुअली ये बोलती है दैट यूनिट बिकमिंग सिक बिकॉज ऑफ विलफुल मिसमैनेजमेंट, willful default, unauthorized diversion of fund, dispute among the promoter or the partner should not be classified as sick unit eligible for the relief and concession। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या अधूरी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सी क्या है करंट लायबिलिटी। सबसे पहला पब्लिक डिपॉजिट। देखो वैसे तो कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला तो हम जनरली पब्लिक डिपॉजिट को करंट लायबिलिटी मान सकते हैं, लेकिन जनरली पब्लिक जो डिपॉजिट होती है ना, इसका नेचर कैसा होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3 एंड 4, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज टैक्स इनडायरेक्ट है, वैट इनडायरेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट नेचर का टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज नॉट लायबल टू टैक्स। क्या रिसिप्ट एज ए सैलरी लायबल है क्योंकि आपकी इनकम है, लेकिन जो कैपिटल रिसीट होती है ये आपकी कभी भी जो है टैक्स के लिए लायबल नहीं होती है। रेवेन्यू रिसीट टैक्स के लिए लायबल है, लेकिन कैपिटल रिसीट आपकी टैक्स के लिए लायबल नहीं। आंसर क्या बनेगा, सेकंड। नेक्स्ट, डिफरेंस जो होता है बिटवीन ए कंट्री का पेमेंट टू फॉरनर एंड द रिसीप्ट फ्रॉम फॉरनर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड, आगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द बैलेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है। सबसे पहला, इट इज द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कंडीशनल। ये जो ऑर्डर होता है क्या ये कंडीशनल होता है, नहीं, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बात बता रखी है, आपको बताने इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है। सबसे पहला, इट यील्ड बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका बेनिफिट लंबे समय में मिलता है। यस, दे आर डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। नहीं, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये कहां पर डेबिटेड होते हैं, बैलेंस शीट में, ना कि P&L अकाउंट में। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि P&L अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो कौन से होते हैं, जनरली रेवेन्यू नेचर के। कौन से, रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट, व्हेन ए कंपनी ट्राई टू कवर अप इट्स बैड फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक कंपनी अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन को कवर अप करना चाहती है तो कंपनी वहां पे जो यूज करती है किसको, विंडो ड्रेसिंग को। आगे, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें मेंशन किया जाता है अमाउंट ऑफ द कैपिटल एक कंपनी जो ऑथराइज है टू रेज फ्रॉम द पब्लिक। इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। ये इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को पैसा रेज करने के लिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहला, एड्रेस करना सडन क्राइसिस, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, रिस्क को मॉनिटर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका असेसमेंट करना। बट एड्रेस करना सडन क्राइसिस, ये पार्ट है किसका, क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट है, ध्यान रखना। आगे, जब दो कंपनी आपस में मिलती है एंड लिक्विड होती है टू गिवन बर्थ टू द न्यू कंपनी, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, अमलगमेशन। जब ए प्लस बी दो कंपनी मिली और मिलकर एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। आगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, गुडविल जो है अपीयर होती है किसके अंदर, आपका गुडविल अपीयर है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, आरबीआई को जो है 1935 के अंदर जो है वो बनाया, एस्टेब्लिश किया गया था, और आरबीआई जो है नेशनलाइज हुआ 1949 में, ध्यान रखना, ठीक है। तो एस्टेब्लिश कब हुआ, 1935 में, और नेशनलाइज कब हुआ, 1949। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आरबीआई के जितने भी शेयर थे, आरबीआई की जो कैपिटल है वो पूरी की पूरी अब किसने ले ली, गवर्नमेंट ने। ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। जब गवर्नमेंट का रोल बढ़ता है और प्राइवेट लोगों का रोल जो खत्म होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। डैश इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट एसेट। जब आप नेट एसेट को जो है वो डिवाइड करते हो किससे, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बाय द प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है, डिवाइड करते हैं बाय द प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। आगे, अगर मटेरियल कंज्यूम को ऐड बैक करते हैं किसमें, टू द ग्रॉस प्रॉफिट में, तो फिर क्या निकलता है, तो फिर निकलता है आपका सेल, ठीक है ना। हम सेल कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर मटेरियल को हम ऐड करेंगे किसमें, अगर इसको मैं यहां पे ले आऊंगा और ऐड कर लूंगा तो क्या रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा, सेल। सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। थर्ड,
डैश आर द 4 कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इनमें से ये 4 कंपोनेंट है, आपको बताना है कि चौथा कंपोनेंट कौन सा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फिर एक और क्या होता है, एक और होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। आंसर क्या आएगा 4। आगे, इन डैश न्यू किसके अंदर न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इशू किया जाता है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है नई सिक्योरिटी को हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। आगे, ए डैश रेफर टू अ सिचुएशन जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जहां पे लॉस होने के चांसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क। आगे, विच द फॉलोइंग इज द मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है तो उसको बोलता है गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट। ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। आगे, वो द शेयर विच आर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। ठीक है, जो विदाउट एनी कॉस्ट इशू किया जाता है शेयर होल्डर को। आगे, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द आरबीआई, में से कौन सा फंक्शन आरबीआई के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता फ्रॉम द फॉलोइंग। आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट का, जी बिल्कुल है। आरबीआई कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, यस। आरबीआई नोट इशू करने का काम करता है, यस। आरबीआई का कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, नहीं। ये काम जो है वो किसका है, सेबी का। तो ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। आगे, कंपनी बी ने टेक ओवर किया बिजनेस ऑफ द कंपनी ए, ठीक है। जो वैल्यू एग्री की गई फॉर द वेरियस एसेट वो थी गुडविल लेंगे कितने की, 20,000 रुपए की, ठीक है। लैंड बिल्डिंग ले लेंगे 30,000 रुपए में, मशीन ले लेंगे 18,000 रुपए में, स्टॉक ले लेंगे 10,000 रुपए में, डेटर ले लेंगे 8,000 रुपए में, और बी कंपनी डज नॉट टेक कैश बट एग्री टू एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एट 6,000, और 6,000 की ले लेंगे क्या, लायबिलिटी। तो परचेज कंसेशन निकालो। इस यहां पे हम लोग परचेज कंसेशन निकालेंगे कैसे, नेट एसेट बेसिस पे, ठीक है। तो इसको सबको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 86,000, और 86 में से 6,000 माइनस करो तो आ गया पीसी कितना 80 के, बोलो तो 4। ओके, ध्यान रखना। तो यहां पे हेयर परचेज कंसेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द नेट एसेट मेथड। तो परचेज कंसेशन कैसे निकालते हैं, एग्रीड वैल्यू लेंगे एसेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी टेकन ओवर, इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा क्या 80,000। Next, which of the following item of a non-financial company will be classified under the revenue from operation? इनमें से कौन सा जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ओके, किसकी बात हो रही है, द फॉलोइंग आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड, वो उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। सेल, यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। डिविडेंड इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंटर, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी और वहां से कोई रेवेन्यू कमाया तो ये भी आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 and 4, बोल तो 3rd। ध्यान रखना, यहां पे लिख भी रखा है फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या कहता है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये इसका पार्ट है। इंटरेस्ट लोन जो है नॉर्मली क्लासिफाइड एज अदर इनकम, ठीक है। और डिविडेंड इनकम है ये भी अदर इनकम का पार्ट है। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस जो है ये पार्ट है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला, प्लानिंग इज द लास्ट फंक्शन अमंग द मैनेजरियल फंक्शन, भाई फर्स्ट फंक्शन है, इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, फर्स्ट। आगे, विच एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द बिजनेस एथिक्स, इनमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स के अंदर नहीं आता। सबसे पहला, ए ने गुड्स परचेज करी एंड टेक द प्रॉपर बिल फ्रॉम द शॉपकीपर, एथिकल एक्टिविटी है। ए गिव 100% टू हिज वर्क, एथिकल एक्टिविटी है। ए पे करता है अपना इनकम टैक्स टाइम पे, एथिकल एक्टिविटी है। ए ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम ए स्टोर बट डज नॉट टेक द बिल, लेकिन बिल नहीं लिया फ्रॉम द शॉपकीपर से ताकि टैक्स का सेविंग किया जा सके, ये आपका अनएथिकल एक्टिविटी। आंसर क्या आएगा 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस इज नॉट यूज्ड बाय द मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर इसमें कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज नहीं करते परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं, यस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इसका हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पर्ट का, इसका भी यूज करते हैं, पर्ट सीपीएम हो गया इसका यूज करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका भी यूज करते हैं, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ये इसका पार्ट नहीं है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके, स्टाफिंग, ये सब रिलेटेड है किससे, स्टाफिंग से। आगे, रिबेट जो आप पे करते हैं ऑन द बिल, ये शो करता है डेट इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, कि बिल जो है वो मैच्योरिटी से पहले पे कर दिया गया, इसलिए जो है वो बेसिकली क्या मिली है, रिबेट। ध्यान रखना, रिबेट ऑन ए बिल अराइज व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटायर्ड बिफोर इट्स ड्यू और मैच्योरिटी डेट, सिंस पेमेंट इज मेड अर्ली द होल्डर में अलाउ द एक्सेप्टर ए स्मॉल डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, रिबेट। आगे, ए डैश में भी डिफाइन एज एनी रिटन कम्युनिकेशन विच पासिस थ्रू द मैसेंजर, कोरियर और ए पोस्ट ऑफिस, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेल। जो डाक होती है ना आपकी, उसको क्या बोलेंगे, मेल। आगे, ए डैश इज डेट मैनेजरियल फंक्शन जो हेल्प करता है मैनेजर को टू गेट थिंग्स डन थ्रू पर्सन बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्टिंग। मैनेजर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और डायरेक्टिंग देके जो लोगों से क्या करेगा, काम करवाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्टिंग।
तो ध्यान रखना, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन थ्रू विच मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है पीपल्स को सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव। आगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डेप्रिसिएशन का फीचर नहीं है, ठीक है। इट इज इजी एंड सिंपल टू कैलकुलेट, ये बात सही है। इट इज परमिसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये भी सही है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो शो होती है बैलेंस शीट में, नहीं, डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है ना, उसको शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, तो ये बात सही नहीं है। आगे, डायरेक्टिंग इज नॉट द फंक्शन, डायरेक्टिंग जो किसका फंक्शन नहीं है, डायरेक्टिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द, डायरेक्टिंग मिडिल लेवल का फंक्शन है, लोअर लेवल का, लेकिन ये टॉप लेवल का फंक्शन नहीं है। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, टॉप लेवल, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग जो है वो जो देखो टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना, बनाने के बाद फिर अब काम जो करवाते हैं वो कौन होते हैं, सेकंड और थर्ड, मतलब आपका मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल वाले। तो डायरेक्टिंग जो है वो जनरली इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ध्यान रखना। आगे, कंप्यूट करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, किसके लिए, फॉर ए बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी बोलते हो फाइनेंशियल एंटरप्राइज, क्या है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इसके लिए बताना आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एक तो इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट का मेन सोर्स होता है, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। डिविडेंड कमाया 62,000, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग, ये इनका रेवेन्यू ऑपरेशन का पार्ट है, नहीं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ये इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर उस पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ये इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होता है। तो क्या बोलते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करी कितने की, 50,000 की, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 32,000, ठीक है ना। तो 50,000 की में बेची और जबकि बुक वैल्यू क्या थी, 32, तो 32 वाली चीज 50 में बेची, 18,000 का फायदा हो गया, तो ये भी आपका पार्ट है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ठीक है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये नॉन रेवेन्यू एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, इंटरेस्ट अर्न, ये आएगा, डिविडेंड रिसीव भी आएगा, एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 7 लाख। आगे, एक सिस्टम ऑफ लॉ एंड गाइडलाइंस बाय विच बिजनेस प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेशन ऑपरेट करते हैं इन द फेयर, लीगल एंड द मोरल फैशन में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एथिक्स। आगे, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑफिस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग इसका पार्ट है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, लेकिन जो सोशल वर्क है ये ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। आगे, विच क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हार्मफुल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटी हमारे लिए जो नुकसानदेह हो सकती है, एम्पैथी होनी चाहिए। एरोगेंट, एरोगेंसी जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे, विच क्वालिटी डज नॉट अप्लाई टू ए गुड ऑफिस मैनेजर, इनमें से कौन सी क्वालिटी जो एक अच्छे ऑफिस मैनेजर पे अप्लाई नहीं होती, वो वर्सेटाइल होना चाहिए, यस, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यस, प्रोफेशनल होना चाहिए, यस, इमोशनल नहीं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन एज ट्रेड रिसीवेबल अंडर द करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे हम शो करते हैं अंडर द करंट एसेट के अंदर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, सन्डी डेटर यस। रिसीवेबल की अगर बात करते हैं तो रिसीवेबल के अंदर बेसिकली जो दो चीजें आती हैं, एक तो आते हैं आपके डेटर और एक आते हैं आपके बीआर, मतलब वो डेटर जिनसे आपको बिल रिसीव हो चुका है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड। आगे, द एक्यूमुलेटेड लॉस इन केस ऑफ पार्टनरशिप, वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस जो है इज लॉसेस जो अभी तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने उनको डेबिट नहीं किया, इसलिए वो बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉस इज इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज द लॉसेस व्हिच आर नॉट डेबिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड। आगे, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट बेसिकली जो है एक टेक्निक है, ठीक है, एनवायरनमेंट को अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आगे, प्रोविजन बेसिकली क्या होता है, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज क्रिएट कर लिया, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, प्रोविजन। आगे, फंडामेंटल पर्पस जो है फोर्थ किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय द, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, तो वो डिपेंड वो आप कैसे आपको पता चलेगा, उसके मिशन से। आंसर क्या आएगा, 4 मिशन। आगे, What is the motive behind the cash held for meeting unexpected need of cash cycle? मोटिव क्या होता है कि आपने जो है वो कुछ कैश आप अपने पास में होल्ड करके चल रहे हो कि फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड नीड राइज ना हो जाए, तो उसके लिए जो मोटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। विच इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द प्राइमरी कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सा प्राइमरी कैपिटल मार्केट का फीचर नहीं है, सबसे पहला इट क्रिएट लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टर, नहीं, ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पे जो है वो क्या होता है, जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड हो चुकी है उनकी सेल परचेज चलती है। आगे, हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई किया एक फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द जॉब एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है, उसका अल्टरनेटिव जो है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। दो तरह के फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बता रखा है यहां पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर और एक आपका इंट्रिंसिक, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इसको।
आगे द बेसिक रोल जो है मार्केटिंग का वो क्या है, टू हैव द राइट प्रोडक्ट और सर्विस इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। थर्ड, आगे जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो एग्जांपल है किसके, ये एग्जांपल है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री की। किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का। आगे विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इनमें से कौन सा मेजर एलिमेंट नहीं है किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं, लेकिन असाइन करना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इट इज नॉट द मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आगे आइडेंटिफाई करो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहला, माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं एज ए पार्टनर के तौर पे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा होता है, हैज टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल अलोंग विद द अमाउंट ऑफ गुडविल, लेके आनी पड़ती है। ए पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर, नहीं, सबकी कंसेंट होगी तभी नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, तो ये बात सही नहीं है। आगे विच द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूड इन द करंट लायबिलिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, कौन कौन से आइटम को हम ऐड करते हैं किसमें, करंट लायबिलिटी में, जब हम करंट रेशियो निकालते हैं। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपके करंट लायबिलिटी का पार्ट है, गुडविल ये नहीं आएगा, लोन ये करंट लायबिलिटी नहीं है, बैंक लोन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे कैश साइकिल का मतलब जो है वो क्या होता है, तो कैश साइकिल का मतलब होता है कि कितने समय के अंदर जो है वो आपका कैश जो है वो क्या होता है, रिलाइज होता है। ठीक है ना, द टाइम टेकन बिटवीन द कैश डिसबर्समेंट एंड द कैश कलेक्शन। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये शो किया जाता है कहां पे, तो ये शो मतलब मान लो आपने 10 रुपए का कोई शेयर था और आपने इश्यू किया 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, ऐसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, और जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन के टाइम पे जो है अलॉटमेंट का पैसा भी जो दे दिया एक बार। ठीक है ना, तो अब ये बताइए इसको हम कहां शो करेंगे, तो इसको शो किया जाए लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये अभी तक ये पैसा के लिए आप अभी तक जो वो एलिजिबल नहीं हुए थे। ओके, तो वो जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया तो अभी आप उसको शो करोगे कहां पे, लायबिलिटी साइड पे। आगे दिस एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट कवर नॉट ओनली लैंड, वाटर, एयर, नॉइज पोल्यूशन बट ऑल्सो द यूज ऑफ हजार्ड्स सब्सटेंस लाइक केमिकल एक्सेट्रा। तो उसके लिए जो एक्ट हमने पास किया था 1986 में वो था आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आगे विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा फॉर्म जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसके कैरेक्टरिस्टिक बता के। सबसे पहला, बिजनेस कैरी ऑन किया जाएगा बाय द फैमिली मेंबर्स के द्वारा, तो वो क्या होता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा, एल्डेस्ट पर्सन जो है वो बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, ये भी इसी का पार्ट है। एंड द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो ये भी इसका पार्ट है, तो आंसर जो आएगा वो क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली। आगे विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो बता, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा तरीका नहीं है जिसको, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तरीका जिससे ग्लोबलाइजेशन रुकेगा वो बताना है। रिमूवल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन हटाओगे तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ये नहीं है। अगर आप कस्टम ड्यूटी को हटाओगे तो भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ये भी पार्ट नहीं है। अगर आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को एनकरेज करोगे तो लोग आएंगे तो भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ये भी पार्ट नहीं है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर दोगे, उनको आने से मना कर दोगे, तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन रुक जाएगा। तो ये आपका मेजर नहीं है। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा 4। आगे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट, ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट है, कैश ऑफिस फर्नीचर आपका जो है फिक्स एसेट है, तो ये आपके करंट एसेट नहीं है, फर्स्ट। आगे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट ट्रू। सबसे पहला, जो प्राइवेट कंपनी है उनके रिस्ट्रिक्शन होती है द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, ये बात एकदम करेक्ट है। ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, आईपीओ इश्यू नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है। उनके लिए जरूरी है कि वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे, ये भी करेक्ट है। हैज अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर, नहीं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 का रूल है, आंसर क्या आएगा 4, ये आपके करेक्ट नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल द ऑक्सिलरी और टू ट्रेड, इनमें से कौन सा पार्ट है किसका, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का। एडवर्टीजमेंट, जी बिल्कुल ये इसका पार्ट है। इंश्योरेंस, ये भी जो है ट्रेड को मतलब स्मूथली रन करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। बैंकिंग, ये भी इसका पार्ट है। इंटरमीडिएट, ये भी इसका पार्ट है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। तो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज में वो सब एक्टिविटी आएंगी जो प्राइमरी एक्टिविटी को अपना काम पूरा करने में क्या करती है, सहायता करती हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। फार्मर ने राइस उगाए फॉर हिज ओन कंजम्पशन, खुद के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो थी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। अगर फार्मर ने राइस उगाए बेचने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी था, लेकिन फार्मर ने जो है वो कोई खेती करी और उसका जो प्रोडक्ट जो निकल के आया उसको वो खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आगे ऑल दोस एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एक्सेट्रा, ये सब किस में आती है, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर।
आगे, विच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है मनी एंड क्रेडिट सप्लाई द कमर्शियल बैंकिंग को एंड कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, तो वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को रेगुलेटर बोलते हैं ना। यस। रिटर्न ऑन एसेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकलती है? नेट इनकम ले लो या एवरेज इनकम अपॉन में एवरेज टोटल एसेट। सेकंड, परपीचुअल सक्सेशन साइलेंट फीचर होता है किसका? कंपनी का। कंपनी के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बेसिकली क्या होता है? नया मेंबर के आने का और पुराने मेंबर के छोड़ के जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। किसने सजेस्ट किया था डेट एन एप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए शुड बी मेंटेन बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन? तो वो थे हेनरी फेयोल। उन्होंने बोला था कि आपको जो है वो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में एंड डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी में। आगे, द टर्म रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स और मीन द ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गुड्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री के अंदर आने वाले जितनी फर्म है ना वो सब सिमिलर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जनरली। आगे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्केटिंग? मार्केटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? सबसे पहला, मिडलमैन इज नॉट नेसेसरी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल सही, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, ये बात भी सही है, अदर मोड अवेलेबल है, आप उनका यूज कर सकते हो। मार्केट डज नॉट फोर्स फैशन चेंज, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है मार्केट का वो क्या होता है? टू एलोकेट करना ऑल रिसोर्स एफिशिएंटली, नहीं, ये बात सही नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मार्केट का वो क्या होता है? मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर की नीड को क्या करना? सेटिस्फाई करना। आगे, द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट एंडेड 7-year नेगोशिएशन एंड क्रिएट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या था? गेट था, और गेट बंद हो, इसकी जगह पे क्या आ गया? WTO। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या? GATT। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैच द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, कि आप वो सामान बनाओ जो कंज्यूमर को चाहिए, तो उसके लिए हम वो कौन है आपका? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बोलता है, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वही सामान जो है अपने को प्रिपेयर करना चाहिए जो कंज्यूमर, मतलब सामान कंज्यूमर की तरफ से प्रिपेयर करो, ना कि हम अपने अकॉर्डिंग करें। आगे, डैश इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, तो वो कौन सा होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 5 नीड होती है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जो है वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आगे, डैश इज द गाइडलाइन फॉर द डिसीजन एंड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू अचीव द डिजायर्ड गोल विद अवेलेबल रिसोर्स, उसको बोलते हैं बिजनेस पॉलिसी। आगे, डैश इज द टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं स्टडी करने की रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस को। 4, कंसीडर सम इंपोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको बताना है कि कौन सी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी है। फिस्कल पॉलिसी जो आपकी बजटरी पॉलिसी होती है, यस। मॉनेटरी पॉलिसी, यस। आंसर क्या है? 1 2 3 बोथ, तीनों की तीनों। डैश इलास्टिसिटी डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड टू चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने या कम होने का अपनी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइस इलास्टिसिटी। आगे, किसने ये टर्म प्रिंसिपल दिया था? साइंस, नोट रूल ऑफ थंब। ठीक है, मतलब रूढ़िवादिता के स्थान पे जो है विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, तो ये बोला था किसने? FW टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर। एन एक्सटर्नल अप्रोच टू एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो कंबाइन होती है टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू लार्जर कंपनी विद म्यूचुअल कंसेंट एंड कॉमन गोल, तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्या? मर्जर। क्या वो वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या? मर्जर। अप्रोच है मर्जर, और होता क्या? अमलगमेशन। दिस टाइप ऑफ प्लान डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर बेसिकली बताया जाता है कि कोई भी काम करने की सीक्वेंस है क्या रहने वाली है। इन कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, कैश क्रेडिट अरेंजमेंट के अंदर इंटरेस्ट चार्ज होता है किस पे? अगर कैश क्रेडिट लिमिट है ना, तो उसके अंदर बेसिकली मान लो 10 लाख की अगर आपकी लिमिट बन गई, ठीक है, 10 लाख की अगर कैश की लिमिट है, ठीक है, तो इसमें से जितना भी कैश आप विड्रॉल करोगे, मान लो अगर 5 लाख आपने विड्रॉल किया ना, तो 5 लाख पे जो है वो क्या होगा? मान लो 6 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया, तो 6 लाख पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, 4 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? जितना भी अमाउंट आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर। Which of the following party is not one of them who are interested in financial analysis of a company? इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है किसमें? फाइनेंशियल एनालिसिस में। डेटर, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, डेटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल मैनेजमेंट देखना चाहते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है, गवर्नमेंट भी देखना चाहती है, क्रेडिटर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिटर ने बेसिकली कंपनी को उधार में सामान देना है या उधार पैसा देना है। ओके, तो उस केस में वो भी चाहता है कि वो भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, लेकिन डेटर जिसने कंपनी से सामान लेना है, ओके, तो वो ज्यादा एनालिसिस नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, मेजर पार्टी जो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस में वो ये सब है। ठीक है ना, डायरेक्टर जनरली नोट कंसीडर्ड एज ए मेजर यूजर ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिसिस इन द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क, वो था आपका मेथड स्टडी। वेरियस मेथड में से एक बेस्ट मेथड को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और ये बोलता है कौन, मेथड स्टडी। प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन द डायरेक्शन इन डैश इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। इलास्टिक डिमांड के अंदर ये बोलते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है वो कम होगी, और अगर प्राइस जो है वो कम होंगे तो डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना। आगे, मोस्ट इफेक्टिव मीडियम जो है ना फॉर किसके लिए, आउटरीच करने के लिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू हाउसवाइफ, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हाउसवाइफ जो है वो कहां, रूरल एरिया में हाउसवाइफ है तो उन तक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, रेडियो टेलीविजन। यस, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जाता है कब, व्हेन प्राइस आर हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। 4, डिबेंचर होल्डर आर डैश ओनली ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर जो कंपनी कौन होता है, क्रेडिटर होता है, और कंपनी को जो है उनका अमाउंट जो भी पैसा डिबेंचर होल्डर से रेज करके वो आपको पे करना पड़ता है, क्रेडिटर्स। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल करंट रेशो जो है, आइडल करंट रेशो का जो रेशो होता है वो क्या होती है, 2:1। डैश इज ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश इक्विवेलेंट एंड देयर आफ्टर बैक इनटू कैश, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। रेशियो ऑफ द करंट एसेट दे रखा था आपका 2.5:1, मतलब करंट एसेट जो थी वो थी आपकी 10 लाख की, और करंट लायबिलिटी जो थी वो थी आपकी कितनी, 4 लाख की। बोलते अकाउंटेंट ये चाहता है कि वो करंट रेशियो मेंटेन करे 2:1। तो बताओ कितना करंट एसेट हम जो है वो एक्वायर, मतलब कितने करंट एसेट एक्वायर करें क्रेडिट पे कि अपना रेशियो जो है ये 2:1 आ जाए। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, मान लो कि अब नई जो अपनी करंट रेशियो हम निकालें वो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो नई करंट जो हम एसेट जो एक्वायर करेंगे मान लो वो एक्स है, ठीक है, और किस पे करें, क्रेडिट पे, तो मतलब एसेट बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये कितना हो जाए 12 लाख, 10 और 2 12, और ये कितना हो जाए 4 और 2 6 लाख, तो आंसर क्या आएगा 2:1। ओके जी। लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। फर्स्ट, आगे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना, ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर वो कितनी है, वो कुछ भी मेंशन नहीं है वहां पे, ठीक है ना। जो 6% ये दे रखा है ना, ये बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का दे रखा है, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये सही नहीं है। आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। आगे, ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, तो ओल्ड रेशियो जो था वो था आपका क्या, 2:1। फाइंड द सैक्रिफाइस और गेन रेशियो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उन्होंने डिसाइड किया अब न्यू रेशियो जो है उसके अंदर वो क्या करेंगे, 1:1 करेंगे, निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस या गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ओल्ड क्या था 2/3 - 1/2, 1/3 - 1/2, तो यहां पे निकल जाएगा कि ए ने कितना एक ने सैक्रिफाइस किया 1/6 और बी ने इतना क्या कर लिया, गेन कर लिया, कितना 1/6। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सैक्रिफाइस 1/6 एंड बी गेन 1/6। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रेट, अगर पार्टनरशिप रेट एब्सेंस है ना तो फिर क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ऊपर जो है 6% की रेट से आपको जो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वेदर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ देयर इज ए लॉस। थर्ड, द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपनी, जहां पे कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग और कंपनी को चलाने वाले दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। अंडर विच मैक्रो एनवायरमेंट, किस मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर मार्केटिंग मैनेजर हैज टू स्टडी द फॉलोइंग ट्रेंड इन द ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट इन द रियल इनकम ग्रोथ या पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसके अंदर आता है, आपके इकोनॉमिक एनवायरमेंट में। फर्स्ट, डैश प्ले वाइटल रोल टू मेक अवेलेबल ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिमांड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को जनरली जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो बिचौली होते हैं उनसे अपने को मिलती है, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सब। आगे, इंटीग्रल पार्ट होता है कॉमन लोग का जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैरेक्टरिस्टिक। अब ये ध्यान रखना, कॉमन लोग जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है क्या, मेंटिसा। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, इट इज इंटीग्रल या इंटीजर पार्ट होता है लोग का, मेंटिसा इज अ फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है किसका, लोग का, और एंटी लोग जो है वो क्या, द नंबर कोरस्पॉन्ड टू द गिवन लोग, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होती है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लोग, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, वर्किंग एप्लीकेशन निकालते हैं करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। आगे, किसने बोला था कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, ये बोलता लॉर्ड एल्डन ने। लॉर्ड एल्डन बोलता कि कस्टमर जो है जाने पुराने जहां से उसने पहले ऑलरेडी सामान लिया है तो वहीं पे वो जाता है। आगे, विच द फॉलोइंग इज
ट्रू अबाउट द लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है कि लाइन मेन काम करने वाले लोग तो लाइन वाले होते हैं, लेकिन स्टाफ वाले स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है जो बेसिकली क्या करता है, लाइन को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, उसको हेल्प करता है। लेकिन अल्टीमेट जो ड्यूटी होती है काम करने की वो लाइन की है, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइन की है, और पावर जो है वो किसके पास होती है, लाइन के पास। स्टाफ वालों का काम ओनली एंड ओनली क्या है, रिकमेंडेशन देना, ये उनके सुझाव देते हैं, उसको मानना है ना मानना वो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोल रहा है कि कौन सी बात ट्रू है अबाउट द लाइन स्टाफ के बारे में, स्टाफ द अथॉरिटी लाई विद द लाइन पर्सनल, ये बात एकदम क्या है, ट्रू है। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर, पावर जो है वो किसके पास है, पावर लाई करती है लाइन के पास, ठीक है ना। आगे इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 और मोर बॉस एज पर द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट, वो है आपका मैट्रिक्स। आगे रोल एम्बिगिटी मतलब अनक्लियरनेस इस प्राइमरी एंड आउटकम है किसका, अगर आपने पुअर स्टाफिंग किया ना तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनका मेन काम क्या है। आगे किसने प्रोपाउंड किया था 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, ये थे आपके हर्जबर्ग। आगे विच अमंग द फॉलोइंग जस्टिफाई करता है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स वाले कौन, देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई था, थ्योरी एक्स वाले लोग जो है शुरू से कामचोर होते हैं, लेकिन थ्योरी वाई वाले लोग जो है वो क्या, उनको ज्यादा बताने की जरूरत है, वो अपने हिसाब से जो वो काम कर लेते हैं। पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर विलिंग टू वर्क, ये है आपका थ्योरी वाई के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक। आगे किसने प्रोपाउंड किया, कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड की, विलियम आउचिट के द्वारा, थ्योरी जेड, कौन सा, थ्योरी जेड। आगे मैनेजरियल ग्रिड एज ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल, इसको डिवाइस किया था किसने, मोर्टेन एंड ब्लेक ने, ध्यान रखना। आगे व्हाट डज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टिपिकली अबाउट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि मैनेजमेंट को जो है रूटीन एक्टिविटी पर अपना काम जो अपना ध्यान ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, मैनेजमेंट को वहीं पे फोकस करना चाहिए जहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन द रूटीन थिंग्स रादर मस्ट कंसल्ट ऑन द स्ट्रेटजी। ई आगे किसने प्रोपाउंड किया था कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दिया था आपकी किसने, पीटर एफ ड्रकर ने। आगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एसेंशियली स्पीक आउट, जो आपके 14 सिद्धांत है उसमें से एक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और वो बोलता है कि हर चीज जो है वो क्या अपने प्लेस पे होनी चाहिए। तो ए प्लेस फॉर, हर चीज का अपना एक स्थान होना चाहिए और हर चीज अपने स्थान पे होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। आगे अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बारे में कुछ बात करके बता रहा है कौन सी बात सही नहीं है। पहला, बुक कीपिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप होता है एंड कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, ये बात सही है। बुक कीपिंग एसेंशियली क्लरिकल वर्क होता है, यस। बुक कीपिंग डिपेंड करता है अकाउंटिंग पे फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल, यस। बुक कीपिंग ओनली कंसीडर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, यस। बुक कीपिंग हैपन आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, नहीं, अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होता है, तो ये बात सही नहीं है। आगे चेंजिंग प्रॉफिट अपॉन चेंजिंग सेल इनटू 100, ये है क्या, पीवी रेशियो का पार्ट, ये पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है उसका फॉर्मूला। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सबसे पहला बैड डेट रिकवरी, ये इसका पार्ट है। अरे बैड डेट रिकवरी जो है ये पार्ट है किसका, आपके नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, ये नॉमिनल अकाउंट। आगे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हैंड डेटा जो आपने कलेक्ट किया फ्रेश फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। तो फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो पहली बार जो आपने डेटा कलेक्ट किया कहीं और से पब्लिश नहीं था, ओके, फर्स्ट टाइम आपने डेटा ढूंढा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डेटा। आगे विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेजरिंग द स्टैंडर्ड टेंडेंसी, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकालने के लिए वेटेड एवरेज का यूज करते हैं, यस। मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन, इन सब का यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं, लेकिन कायस्के टेस्ट इसका हम यूज नहीं करते। ये आपका बेसिकली क्या, सैंपलिंग का उसका टेस्ट है, क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस का। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय द फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए थे, उनमें से बताना है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स एसेंशियल टॉक। एस्पिरिट डी कॉर्प्स से वो बात करते हैं किसका, टीम वर्क का, सद्भावना की बात करता है। आगे विच द फॉलोइंग एक्ट हैज रिप्लेस, इनमें से कौन से एक्ट ने रिप्लेस किया एमआरटीपी को। पहले अपना एक्ट हुआ करता एमआरटीपी एक्ट 1969, और इसको रिपील किया, इसको रद्द किया, इसकी जगह पे एक नया एक्ट आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपटीशन एक्ट 2002। आगे एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्ड एज कंज्यूमर, इनमें से किसको कंज्यूमर नहीं मानते। कंज्यूमर वो है जो बाय करता है एनी गुड्स एंड सर्विस, ये तो कंज्यूमर है। जो हायर या अवेल करता है किसी सर्विस को, ये भी कंज्यूमर है। हु यूज और इज बेनिफिटेड फ्रॉम सर्विस विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, ये भी कंज्यूमर है। हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, जो गुड्स परचेज करे आगे बेचने के लिए, वो कंज्यूमर नहीं है, डी। सेटअप करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई हमने सेटअप किया, ये बाय प्रोडक्ट है किस चीज का, कंपटीशन एक्ट का। कंपटीशन एक्ट जब बनाया गया तो उसके अंदर जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन बॉडी है वो बनाई गई हमने क्या, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
आगे, विच द फॉलोइंग फोर इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का पार्ट है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, क्लस्टर सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। मैचिंग करना है। मीडियन बेसिकली क्या है? ये एक पोजीशन एवरेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो ये बताएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। एफ टेस्ट की बात करें हाइपोथेसिस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2, 3 एंड 1। 2, 3, 1 बोले तो बी। Which the following is not a part of the basic function of office management, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है बेसिक फंक्शन ऑफिस मैनेजमेंट? पब्लिक रिलेशन फंक्शन, ये इसका पार्ट नहीं है। ये बेसिकली पार्ट है किसका? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। बाकी इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन अरेंज करना, इंफॉर्मेशन देना, ये सब जो है वो बेसिक फंक्शन है किसका? ऑफिस मैनेजमेंट का। आगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, इनमें से कौन सा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का पार्ट नहीं है? तो मटेरियल बजट ये प्रोडक्शन का पार्ट है, लेबर भी पार्ट है, प्लांट बजट भी पार्ट है, सेल्स बजट पार्ट है, लेकिन कैश बजट ये इसका पार्ट नहीं है। डैश इज ए बिहेवियर अप्रोच टू, जिसमें हम असेस करते हैं रिस्क यूजिंग ए नंबर ऑफ पॉसिबल रिटर्न एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन अ सेंस ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग द आउटकम। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसके अंदर हम वेरियस फैक्टर की जो है पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ए बिहेवियर अप्रोच है जिसमें असेस करते हैं रिस्क को ड्यूरिंग ए यूजिंग ए नंबर ऑफ एस्टिमेट ऑफ द पोटेंशियल रिटर्न टू गेट ए सेंस ऑफ द वेरिएबिलिटी बिटवीन आउटकम। बोगी स्टैंडर्ड इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? बेसिक स्टैंडर्ड। ध्यान रखना, बोगी स्टैंडर्ड इज नोन एज अ बेसिक स्टैंडर्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं ओनली व्हेन देयर आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल, जब अपने को लगता है कि ये मतलब एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दो वो लंबे समय तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बोगी स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड ए बेस ईयर इज चोजन फॉर कंपैरेटिव पर्पस इन द सेम वे स्टैटिस्टिशियन यूज द प्राइस इंडेक्स। Which the following factor is not a determinant to the degree of delegation, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है किसका? जो डिग्री ऑफ डेलीगेशन डिटरमाइन करने के लिए? कॉस्ट ऑफ डिसीजन ये इसका पार्ट है। गवर्नमेंट रेगुलेशन ये आपका कि नेचर ऑफ डेलीगेशन कितना होगा, ठीक है, मतलब डेलीगेशन कोई कितनी पावर डेलीगेट करनी है कितनी नहीं करनी, तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन का कोई रोल नहीं है। Which the following statement is not true in the context of centralization, इनमें से सेंट्रलाइजेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? सबसे पहला, सेंट्रलाइजेशन में हम प्रोवाइड करते हैं पावर एंड प्रेस्टीज टू सेंट्रल अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। इससे मोरल जो है सबऑर्डिनेट का बढ़ता है सेंट्रलाइजेशन से, बल्कि एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, ना कि उसका मोरल बढ़ता है, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। आंसर क्या आएगा? बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम नहीं है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के माध्यम से हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, यस। क्वालिटी कंट्रोल, यस। कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, यस। इंसेंटिव वेजेस देना चाहते हैं, यस। क्या इससे हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं शोल्डरिंग? नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो है वो क्या होता है? इट इज ये बेसिकली क्या? इट इज ए कॉस्ट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी आपने फोरगोन कर दी। द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग एन अपॉर्चुनिटी नहीं, द कॉस्ट ऑफ एडवांटेज फोरगोन, जो आपने एडवांटेज क्या करी? छोड़ दी, उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और लास्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजुअल फीचर ऑफ ए कंपनी, में से कौन सा कंपनी का यूजुअल फीचर नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यस। कॉमन सील होती है, यस। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नहीं। कंपनी का जनरली जो लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। आंसर क्या आएगा? सी। ओके जी, लो जी, दिस इज आवर मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट जो हमने आज कंप्लीट किया। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, जो आपका लेक्चरर का पेपर होने वाला है पंजाब के अंदर। ओके, तो 13 सितंबर को, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 20 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो एग्जाम में जाने से पहले ये सब मॉक टेस्ट आप बढ़िया तरीके से लगा के जाना, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना। मोर और लेस आप ये मान के चलिए 150 में से ना 120 से 130 क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जब हर चीज हमने पढ़ लिया, हर कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, अगर हमने वो सब देख लिया तो बात बन जाएगी अपनी। ओके जी, तो बैच हमने लॉन्च कर दिए। तो अगर कोई भी बच्चा जो है पंजाब से और वो पेपर देने वाला है 13 सितंबर को, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर हम लोग जो है 20 मॉक टेस्ट, मतलब 3000 क्वेश्चन तो ये हो गया, 150 इंटू में 20। ओके, और साथ में 2850 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मोर देन मतलब 5500 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ये सब क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ओके, तो उससे तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी, ठीक है ना जी। चलो, ये अपना आज डे 1 था, और डे 1 पे हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट किया। अब कल सुबह मैं अनसोल्व पीडीएफ जो है वो ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको सोल्व कीजिएगा, और इवनिंग में उसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।